नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी हैं आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। तो देखिए, सबसे पहली खबर है जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की को फटकार लगाई है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे, आज ईद है और प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति ने भी सभी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। आगे बढ़ेंगे तो वाराणसी में मस्जिद फुल नजर आई और सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई है। मुरादाबाद में हंगामा हुआ है, सराहनपुर में फिलिस्तीनी झंडा लहराया है। इसके बाद आगे बढ़ के बात करेंगे, कल से लागू हो जाएगा नया बजट। इसके बाद आगे बढ़ के बात करेंगे, मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने सरकार अनुदान देगी, कहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। डायरेक्टर सनोज मिश्रा रेप केस में गिरफ्तार किए गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे, वायरल गर्ल मोनालिसा को दिया था उन्होंने फिल्म का ऑफर, इस पर भी। दंतेवाड़ा में 25 लाख की इनामी नक्सली ढेर की गई है। इसके अलावा भोपाल की बात करेंगे जहां 100 रुपये नहीं देने पर गला काट दिया गया है। तो ये कुछ खास खबर है और बढ़ेंगे पहली खबर की ओर। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को फटकार लगाई। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को यूक्रेन के साथ होने वाली मिनरल डील को लेकर चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा है कि जेलेंस्की को देखकर मुझे लग रहा है कि वह दुर्लभ खनिज के समझौते से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं और अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा, उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा है कि इन्हीं हरकतों की वजह से यूक्रेन नाटो का समूह का हिस्सा नहीं बनने वाला है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को धमकाने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी चेतावनी दी। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पर यूक्रेन के साथ युद्ध शांति समझौते में दिक्कत उत्पन्न करने के आरोप लगाए और कहा कि वह राष्ट्रपति पुतिन से काफी नाराज हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते में बाधा डालने को लेकर भी बयान दिया। ट्रंप ने कहा है कि अगर रूस सीजफायर की कोशिश में बाधा डालेगा तो अमेरिका रूसी तेल पर 25 से 50% तक सेकेंडरी टैरिफ लगा देगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन दोनों को एक तरह से कहा जाए तो धमकी दी है, चेतावनी दी है। सबसे पहले उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को चेतावनी दी, इसके बाद उन्होंने रूस को भी चेतावनी दी है और टैरिफ लगाने की धमकी दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे म्यांमार में आए भूकंप की। म्यांमार में 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने रमजान के पवित्र महीने में शुक्रवार की नमाज के दौरान भयानक तबाही मचाई। स्प्रिंग रिवॉल्यूशन म्यांमार मुस्लिम नेटवर्क के अनुसार इस आपदा में 700 से अधिक नमाजी मस्जिदों के अंदर दबकर मारे गए। म्यांमार के मांडले में आए खतरनाक भूकंप ने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कुल 1700 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 60 मस्जिद पूरी तरह से तबाह हो गई। इसका मुख्य कारण पुराने ढांचे को माना जा रहा है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मौत का आंकड़ा 1700 से अधिक पहुंच गया है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि मस्जिदों में मारे गए 1700 लोग इस आंकड़े में शामिल है या नहीं। इस विनाशकारी आपदा के बाद बचाव दल और राहत संगठन तेजी से राहत कार्यों में जुटे हैं। हालांकि म्यांमार में जारी राजनीतिक अस्थिरता के कारण राहत कार्यों में कई बाधाएं भी आ रही हैं। म्यांमार भूकंप 2025 की सबसे भयावह प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। 700 से अधिक नमाजियों की मौत ने इस त्रासदी को और भी अधिक दर्दनाक बना दिया है। पीड़ितों को राहत, बचाव और मानवीय सहायता की सख्त जरूरत है। 2025 की सबसे भयावह प्राकृतिक आपदाओं में से म्यांमार में आया ये भूकंप है, जहां शुक्रवार को आए भूकंप की वजह से नमाज पढ़ रहे 700 से ज्यादा लोग मारे गए। तो देखिए, नमाज के दिन यानी कि रमज़ान के आखिरी जो शुक्रवार है, इस दिन बड़ी संख्या में लोग नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे थे और म्यांमार में जिस तरह से भूकंप आया, इसने करीब
700 नमाजियों की जान ली, लेकिन आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा है। 1700 लोग मारे गए हैं। म्यांमार की सेना ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। सैन्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 3400 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जबकि 300 से ज़्यादा लापता हैं। 7.7 तीव्रता का यह भूकंप म्यांमार और थाईलैंड में आया है। यह 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप था। CNN ने एक जियोलॉजिस्ट के हवाले से बताया कि इस भूकंप का असर करीब 334 एटॉमिक बम में ब्लास्ट के बराबर था। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ईद के त्योहार की। ईद पूरे भारत में हर्षोल्लास और एकता के साथ मनाया जा रहा है। चांद दिखने के बाद मस्जिदों, ईदगाहों और खुले मैदानों में विशेष नमाज अदा की गई। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग इस अवसर पर एक साथ आए। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी सहित कई प्रमुख नेताओं ने देशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईद उल फितर के मुबारक मौके पर सभी देशवासियों, विशेष रूप से मुस्लिम भाइयों और बहनों को बधाई। यह त्यौहार भाईचारे की भावना को मजबूत बनाता है और करुणा भाव और दान की प्रवृत्ति को अपनाने का संदेश देता है। मैं कामना करता हूं कि यह पर्व सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आए तथा सबके दिलों में नेकी के रास्ते पर आगे बढ़ने के जज्बे को मजबूत बनाए। ईद समाज में आशा, सद्भाव और दयालुता की भावना को बढ़ाए। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि ईद उल फितर की बधाई। यह त्यौहार हमारे समाज में आशा, सद्भाव और दयालुता की भावना को बढ़ाए। आपके सभी प्रयासों से खुशी और सफलता मिले। ईद मुबारक। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक्स पर बधाई देते हुए लिखा है कि ईद उल फितर के शुभ अवसर पर मैं अपने देश के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं। ईद हमें अपनी सांस्कृतिक विविधता और हमें एकजुट करने वाले साझा बंधनों से मिलने वाली शक्ति की याद दिलाती है। इस पवित्र दिन का सार केवल उत्सव मनाने से कहीं बढ़कर है। यह एकता, करुणा और आपसी सम्मान के संवैधानिक आदर्शों को दर्शाता है, जो हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। ईद की भावना हमें उन मूल्यों के प्रति खुद को फिर से प्रतिबद्ध करने के लिए प्रेरित करे, जो हमारे आगे के मार्ग को रोशन करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कल से लागू होने वाले नए बजट की। नया बजट कल 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा, यानी 1 फरवरी को सरकार ने बजट पेश करते हुए जो ऐलान किए थे उन पर काम शुरू होगा। हालांकि योजनाओं का फायदा कब से मिलेगा, यह योजना के प्रकार और लागू करने की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। आयकर छूट या सब्सिडी जैसे फायदे 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाते हैं, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष के साथ जुड़े होते हैं। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाएं, सामाजिक कल्याण योजनाओं का फायदा मिलने में समय लगता है, क्योंकि इन पर काम करने की एक लंबी प्रोसेस होती है। 6 बदलाव जो कल से लागू होंगे, ये जान लीजिए। पहला है कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, यानी कि 20 से 24 लाख की इनकम के लिए नया स्लैब TDS लिमिट की सीमा बढ़ा दी गई है। 6 लाख तक की रेंटल इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा TCS लिमिट की सीमा बढ़ी है। विदेश में पढ़ाई के लिए 10 लाख तक भेजने पर अब टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए ज़्यादा समय दिया जाएगा। 48 महीने तक अब जो रिटर्न है उसे दाखिल किया जा सकेगा। यूलिप पर कैपिटल गेन टैक्स 2.5 लाख से ज़्यादा प्रीमियम कैपिटल एसेट इसे माना जाएगा। सस्ता महंगा क्या है? कस्टम ड्यूटी बदलने का 150 से 200 प्रोडक्ट पर असर होगा। 1 अप्रैल से ये बजट लागू हो जाएगा, जिसमें 6 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सलमान खान की फिल्म सिकंदर की। 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई सिकंदर को मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं। सिकंदर के रिलीज होने से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि ये साल 2025 में रिलीज हुई सारी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ देगी। वहीं राजधानी भोपाल में फिल्म दर्शकों को पसंद आ रही है और इस पर लोग अब पब्लिक रिएक्शन भी दे रहे हैं।
सलमान खान का एक्शन और रश्मिका का एक्टिंग वगैरह, गाना वगैरह सब अच्छा था। 5 आउट ऑफ 5। बहुत अच्छी मूवी लगी। रेटिंग पूरे 10 ऑफ 10 दूंगा इसको रेटिंग। बहुत भाईजान की बात ही अलग है। सलमान खान हमेशा है जिंदा सबके दिल में, हमेशा रहेंगे। फर्स्ट हाफ अच्छा था, सेकंड हाफ एवरेज। एक्शन अच्छा था, स्टोरी भी अच्छी थी और सॉन्ग तो ज़बरदस्त है। रेटिंग 10 में से 10 दूंगा मैं तो। सलमान खान ऑलवेज बेस्ट है और बेस्ट रहेंगे। बहुत ही अच्छी मूवी है। मूवी अमेजिंग, मतलब आई कैन इवन टेल यू, आपको मेरे वॉइस से समझ में आ रहा होगा मेरा एक्साइटमेंट लेवल एंड एवरीथिंग। सी द स्टोरी इज नाइस। हम सलमान से यही एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त थ्रिलर है, बहुत अच्छी फाइटिंग सीन्स हैं और थोड़ी इमोशनल टच भी है। सलमान खान मज़ा है। मूवी इट वाज वेरी गुड और एक्टिंग बहुत अच्छी है। मूवी स्टोरी इज सो गुड। हस्बैंड का जो रोल था या फिर उसके प्रति केयर प्यार, वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ से वायरल हुई लड़की मोनालिसा की। प्रयागराज महाकुंभ मेले में वायरल हुई माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा को फिल्म में काम देने का ऑफर देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने रेप के मामले में गिरफ्तार किया है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद नबी करीम थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। सनोज पर आरोप है कि उन्होंने झांसी की एक युवती को फिल्मों में काम दिलाने का लालच देकर उसका शारीरिक शोषण किया और धमकियों के जरिए उसे चुप रखा। पीड़िता के अनुसार उसकी मुलाकात सनोज मिश्रा से साल 2020 में टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जरिए हुई। उस समय वह झांसी में रहती थी। कुछ समय तक चैट और बातचीत के बाद 17 जून 2021 को सनोज ने उसे फोन कर कहा कि वह झांसी रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। सामाजिक दबाव का हवाला देकर पीड़िता ने मिलने से मना किया, लेकिन सनोज ने आत्महत्या की धमकी दी। डर के मारे वह उनसे मिलने गई। अगले दिन 18 जून 2021 को सनोज ने फिर आत्महत्या की धमकी देकर उसे रेलवे स्टेशन बुलाया और वहां से एक रिसोर्ट में ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपनी एफआईआर में बताया कि सनोज ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए और धमकी दी कि अगर उसने विरोध किया तो वह इन्हें सार्वजनिक कर देगा। इसके बाद शादी का झांसा देकर सनोज ने कई बार अलग अलग जगहों पर उससे बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए और फिल्मों में काम दिलाने का लालच दिया। इसी उम्मीद में पीड़िता मुंबई चली गई और सनोज के साथ रहने लगी। वहां भी सनोज ने उसका शोषण जारी रखा और कई बार मारपीट की। पीड़िता का आरोप है कि सनोज ने 3 बार जबरन उसका गर्भपात भी कराया। फरवरी 2025 में सनोज ने उसे छोड़ दिया और धमकी दी कि अगर उसने शिकायत की तो उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। दिल्ली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर सनोज मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। सनोज ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 25 लाख की इनामी राशि वाली महिला नक्सली रेणुका उर्फ बानू को मुठभेड़ में मार गिराया गया। मुठभेड़ स्थल से INSS राइफल और इंसास राइफल और अन्य हथियार बरामद किए गए। बस्तर रेंज में 2025 में अब तक विभिन्न मुठभेड़ों के बाद 119 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। दंतेवाड़ा के थाना गीदम और बीजापुर के थाना भैरमगढ़, सरहदी ग्राम नेलगोड़ा, एकिली और बेलनार में नक्सली विरोधी अभियान शुरू किया गया था। इन सुरक्षा अभियान के दौरान 31 मार्च को सुबह 9 बजे से नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार फायरिंग जारी है। मुठभेड़ स्थल से अब तक एक इंसास राइफल हथियार सहित एक महिला नक्सली का शव, गोला बारूद और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की गई हैं। मृत महिला नक्सली की पहचान रेणुका उर्फ बानू उर्फ चैते उर्फ सरस्वती के रूप में हुई है, जो जिला वारंगल कटवेंडी की निवासी है। क्षेत्र में मुठभेड़ और सर्चिंग ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे MP के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। CM डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के बड़नगर में चिकित्सालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार निजी अस्पतालों, बड़े मेडिकल ग्रुप को अनुदान देगी।
वेलनेस सेंटर, नेचुरोपैथी सेंटर की स्थापना सहित आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे निजी प्रयासों को भी राज्य सरकार अनुदान देगी। उन्होंने कहा कि समाज में चिकित्सकों का योगदान सर्वोच्च माना जाता है। चिकित्सा सेवा मानवता की सर्वोत्तम सेवा है। सभी चिकित्सक हमेशा अपने हृदय में दया, करुणा और मानवता के भाव को सर्वोच्च स्थान दें। आगे बढ़ेंगे। राजधानी देहरादून में बड़ी संख्या में फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आए। कुट्टू का आटा खाने से कई लोगों का स्वास्थ्य खराब हो गया, जिनको राजधानी दून के कोरोनेशन अस्पताल और दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। इन सभी बीमार लोगों का स्वास्थ्य हाल और जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं अस्पताल पहुंच गए और मरीजों का स्वास्थ्य हाल जाना। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के अस्पताल पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और बीमार हुए लोगों को बेहतर इलाज देने का कार्य फिलहाल किया जा रहा है। तो फूड पॉइजनिंग का ये पूरा मामला है, जहां कुट्टू का आटा खाने से काफ़ी सारे लोग बीमार हो गए और जिनका हालचाल जानने सीएम पुष्कर सिंह धामी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए कि बेहतर तरीके से मरीजों का इलाज किया जाए। पहले नवरात्रे थे, उस रात को व्रत खोल के हमने कुट्टू का आटा खाया था, जिससे खाते हैं। तो खाने के बाद कुछ देर बाद तो ठीक रहा, उसके बाद शरीर में कमजोरी सा आने, जैसे सर दर्द होता है, शरीर कांपने लग गया। तो रात को घर पे थे हम, फिर सुबह हॉस्पिटल पे आए, तब तक हमें चक्कर से आने लग गए थे, तो उल्टी ऐसा हो रहा था। यहाँ दवाई ली, थोड़ा इंजेक्शन वगैरह लगाया, अब थोड़ा ठीक है। हमने कुट्टू का आटा खाया था, ये रात सारा दिन का उपवास रखा और शाम को 9 बजे खाया था। हमें 10 बजे चक्कर आ गए, उल्टी आ गई परिवार को। 4 नो खाया था हमने, चारों के चारों। और एक बेटा मेरा, बहू और मैं इसके पापा, चारों बहुत ज्यादा ऐसे हो गए कि उठा नहीं गया। हमारे गाड़ी में घेर कर लाए, देह कांप गई, पता ही नहीं चला, बहुत ज्यादा परेशानी हो गई। पिछली रात से लगातार कुछ लोग जो कि कुट्टू के आटे, व्रत के दौरान जो कुट्टू के आटे खाने से उनको ज्यादातर लोगों को उल्टी, चक्कर, दस्त टाइप की ये परेशानियां हुई हैं, पेट में मरोड़ भी हो रही थी। और उनमें से हमारे पास वैसे तो जो एडमिटेड पेशेंट रहे हैं, जो भर्ती रहे हैं, वो करीब 106 के करीब आ चुके हैं अभी तक, कल रात से लेके अभी तक। और जो कि ज्यादातर जो हमारे रायपुर क्षेत्र के अम्बेडकर नगर कॉलोनी, डीएल रोड, अधोईवाला, दीपनगर और ये तरला, अम्बाला, केवल विहार, इस साइड के लोग ज्यादातर अफेक्टेड है इन चीजों से। मरीजों की हालत ठीक है, सामान्य है, और लोगों को चक्कर आ रहा है, पेट में दर्द है और उल्टी आ रही है, लेकिन सभी की स्थिति सामान्य। आज शाम तक सभी सामान्य आ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल में ईद के मौके पर फिलिस्तीन के समर्थन में लोग पोस्टर लिए नजर आए, तो वहीं काली पट्टी बांधकर वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट का विरोध जताया। बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा है कि देश बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान पर चलता है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड संपत्ति का दुरुपयोग करने वालों से मुस्लिम समाज मुक्ति चाहता है। उन्होंने वक्फ बोर्ड पर वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया। भोपाल में लोग काली पट्टी बांधकर वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करते नजर आए हैं, जिस पर कटाक्ष किया बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने। देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। संसद में जनप्रतिनिधि आते हैं और समस्याओं पर, सुधारों पे बात करते हैं। तो क्या ये सुधारों का विरोध है या उन कतिपय जो समाज से निकली हुई आवाजें हैं, जो उस कब्जों के विरोध करती है, जो उस वक्फ की संपत्ति के दुरुपयोग के विरोध में आवाज उठाते हैं, उन विरोधी आवाजों का विरोध है? तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का, ये सुधारों का और एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम समाज निर्मित नहीं हो जाए ताकि लोगों की वोट बैंक नहीं छिन जाए, ये उसका विरोध है। बाकी आम मुसलमान
वक्फ बोर्ड में संशोधन भी चाहता है, सुधार भी चाहता है, और जिन लोगों के हाथ में वक्फ बोर्ड और उनकी संपत्ति का दुरुपयोग होता है उससे भी मुक्ति चाहता है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन किए, साथ ही भस्म आरती में वो शामिल हुई। उन्होंने शिप्रा नदी के घाट पर अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। उन्होंने कहा कि भगवान का अद्भुत श्रृंगार देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। साथ ही उन्होंने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्थाओं की तारीफ की। श्रेया घोषाल ने बार बार महाकाल के दर्शन करने की इच्छा जताई। गायिका विक्रम उत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होने उज्जैन पहुंची थी। उज्जैन में श्रेया घोषाल ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। शब्द नहीं है महाकाल के ऐसे अनुभव को मैंने महसूस किया है कि इसको बयां करना शब्दों में बहुत मुश्किल है। मैं बहुत उज्जैन आने का बुलावा आया था और महाकाल के दर्शन का मौका मुझे ही मिलना था, और मैं क्या कहूँ, इतनी सुंदर आरती, भस्म आरती जो मैंने देखी, जो आयोजन हुआ, जिस तरह से सजाया भगवान जी को, मतलब हर पल हर क्षण लाइफ चेंजिंग जिसको कहते हैं, जीवन एकदम बदल जाता है। मतलब दिल की धड़कनें यहाँ तक थी, आंखों में आंसू थे, खुशी थी, सब कुछ एक साथ महसूस हो रहा था। और टेम्पल ट्रस्ट ने इतना अच्छा व्यवस्था, मतलब कि ये बुलावा आता रहेगा तो मैं आती रहूँगी। उज्जैन तो आना ही है और मुझे बाबा के पास आते रहना। तो विक्रम उत्सव के मौके पर मशहूर गायिका श्रेया घोषाल पहुंची और उन्होंने अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल के उन्होंने दर्शन किए और साथ ही भस्म आरती में वो शामिल हुई। उन्होंने शिप्रा नदी के घाट पर अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। उन्होंने कहा कि भगवान का अद्भुत श्रृंगार देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। साथ ही उन्होंने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्थाओं की तारीफ की। श्रेया घोषाल ने बार बार महाकाल के दर्शन करने की इच्छा जताई। गायिका विक्रम उत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होने उज्जैन पहुंची थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व में तेजी से पिघल रहे ग्लेशियरों पर ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर ने गहरी चिंता व्यक्त की है। शांति ठाकुर का कहना है कि जिस प्रकार गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, इसके लिए भारत सरकार को एक स्पेशल सर्वे टीम का गठन इन ग्लेशियर का सर्वेक्षण करवाना चाहिए। वहीं जिस प्रकार पर्यटन की आड़ में हर साल लोग इन ग्लेशियर के नज़दीक जा रहे हैं, उससे इनकी पिघलने की गति में तेजी आ रही है। शांति ठाकुर ने आगे कहा कि इनके अस्तित्व पर बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है और आने वाले समय में लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ेगा। इसलिए गंगोत्री से आगामी 20 सालों तक मानवीय गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही हेलीकॉप्टर पर्यटन पर भी रोक लगनी चाहिए। इसके अलावा भी उन्होंने ग्लेशियर के संरक्षण के लिए तमाम बातें कही हैं। सबसे पहले तो भारत सरकार जो है ना, सर्वे कराए हैं हिमालय के जितने हमारे ग्लेशियर है कि उनकी दशा आज क्या है, क्योंकि आजकल कोई सर्वे नहीं हो रहा, ना ये पता चल रहा है कि ग्लेशियरों की क्या दशा है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि सर्वे करें। दूसरी बात यह है कि भाई गंगोत्री ग्लेशियर आज जो है ना कितना रह गया, जबकि जो है ना पहले कहता था कि 32 किलोमीटर है और आज की डेट में जो है ना 27-28 भी रह गए मेरे ख्याल से, क्योंकि कोई सर्वे नहीं हो रहा। और इसी तरह से हमारे जितने हिमालय के ग्लेशियर है वो सारे जो है ना इसी तरह से उनकी उगड़ते जा रही है। और इसके साथ साथ में जिस तरह से ग्लेशियरों को क्षति पहुंचाने के लिए जो है ना, जो मैं कई सालों से बोल रही हूँ कि भाई सबसे 20 सालों के लिए, सबसे पहले तो 20 साल तो 15 सालों के लिए ऑल ग्लेशियरों को जो है ना मानवीय आवाजाही जो है ना खत्म कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।